मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग। तो चैप्टर की रीडिंग की, जैसे मैंने आपको चैप्टर रीड कराया था बेटा, लाइंस एंड एंगल्स। उसमें कोई भी जो टर्म है, कोई डेफिनेशन अगर वो नहीं समझ में आई हो, बताओ। क्लियर है सारी डेफिनेशन? हाँ, जितनी भी डेफिनेशन कराई थी उनमें जो टर्म्स बताई थी, जैसे कोलिनियर नॉन कोलिनियर क्या होते हैं, फिर एंगल्स के बारे में पहचान की, कितना मेजर का एंगल है तो उसको कौन सा एंगल बोलते हैं। ठीक है, फिर सप्लीमेंट्री एंगल्स और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बताए थे मैंने आपको। तो ये सारी चीजें क्लियर है ना बेटा? हाँ, तो फिर आगे चलें आज। हाँ, तो अभी ऐड हो रहे हैं बच्चे धीरे धीरे करके। तो अगर फिलहाल अभी किसी को किसी भी टॉपिक में डाउट है तो मुझे बता दो, अभी मैं उसको इतना एक्सप्लेन कर देता हूँ बेटा थोड़ा बहुत। कुछ भी पूछना हो इस चैप्टर में, चैप्टर से रिलेटेड। कुछ नहीं पूछना बेटा? तो फिर आगे चलते हैं। आज बच्चे काफी कम जुड़े हुए हैं अभी तक बेटा। चलो हम आगे चलते हैं फिर, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आपको बता दिए थे मैंने। अब आता है कि एडजेसेंट वर्ड आता है, एडजेसेंट। ठीक है। अब देखो ये जो मीनिंग है इसका, अगर आप डिक्शनरी वगैरह में देखते हो तो ये मीनिंग अगर आप समझ नहीं पाते हो, याद नहीं रख पाते हो, तो ये प्रॉब्लम हर सब्जेक्ट में होती है, क्योंकि वर्ड मीनिंग तो देखो, अगर इंग्लिश है तो उसके वर्ड मीनिंग तो आपके आने ही चाहिए। ठीक है, अब तो एडजेसेंट है, एडजेसेंट का कोई मीनिंग बता सकता है मुझे आप में से? बेटा एडजेसेंट का मीनिंग सिंपल सा है, किसी को नहीं पता? दिया, नेहा, महक, ये शुभम। चलो कोई बात नहीं, अब देखते हैं। बेटा एडजेसेंट का मीनिंग होता है बिल्कुल टच में। जैसे आप ये देखो, ये आपका घर है, तो आपके घर के साइड में एक तो, अगर सामने खड़े होंगे तो आपके घर के टच में एक तो लेफ्ट साइड में घर होगा, और दूसरा घर राइट साइड में टच में होगा। यानी आप कह सकते हो कि आपके एडजेसेंट दो घर है, एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में। क्योंकि एडजेसेंट क्यों है? क्योंकि बिल्कुल टच है। आपकी बाउंड्री, आपकी जो वॉल है और जो साथ वाले की वॉल है, वो दो साइड से टच है, एक तरफ दूसरे से, दूसरी तरफ दूसरे से। तो आप कह सकते हो एडजेसेंट है, और आपके एडजेसेंट दो घर हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से एडजेसेंट एंगल्स की बात होती है। एडजेसेंट का मीनिंग बिल्कुल टच में हो, यानी एक चीज कॉमन हो उनके अंदर। ठीक है, जैसे आपके घर की बात करें तो एक वॉल कॉमन होती है, कॉमन भी नहीं हो तो टच होती है। ठीक है, तो एडजेसेंट एंगल्स भी वही है कि किसी एक एंगल्स के साथ एक एंगल टच हो, टच होने के लिए बीच में क्या होगा, एक आर्म जो है ना कॉमन होगी। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या है। जैसे ये तो एक एंगल, एक ही एंगल है। अब मैंने इसी वर्टेक्स पे एक और एंगल, एक और रे बना दी। ठीक है, तो अब ये दो एंगल बन गए। एक एंगल तो ये हो गया, और दूसरा एंगल ये हो गया। दो एंगल बन गए। ठीक है, ठीक है ना? तो अब ये देखो, ये रे और ये रे मिलके ये वाला एंगल बनाती है, इसको नाम डाल देते हैं वन। और ये वाली रे और ये वाली मिलके जो एंगल बना रही है, ये वाला बेटा, वो जो है टू। हाँ, तो एंगल वन और टू एडजेसेंट है। एडजेसेंट क्यों है? देखो इनके बीच एंगल वन
टू की आर्म एक ये है और एक आर्म ये है ना। और वन की एक आर्म ये वाली है और वन की आर्म एक ये है। तो देखो ये जो आर्म है ये वाली, ये टू में भी आ रही है और वन में भी कॉमन आ रही है ना, क्योंकि दोनों इसका यूज होके दोनों के साथ एंगल बनता है, टू का भी बनता है और वन का भी बनता है। तो जब किसी दो एंगल में एक आर्म कॉमन होती है, क्या होती है? क्या हो जाए? एक आर्म कॉमन हो जाए, तो वो एंगल क्या कहलाते हैं? एडजेसेंट एंगल। यानी वन एंड टू आर एडजेसेंट एंगल्स। समझ में आ गया बेटा? क्लियर है? ठीक है ना? एडजेसेंट एंगल्स क्या होता है? देखो एडजेसेंट का मीन क्या, कुछ चीज कॉमन होगी उनके अंदर। आपके घर की बात की थी मैंने, तो आपके मतलब कि एक वॉल कॉमन थी या टच हो रही थी। अब जैसे आपके, आप एक बेंच पे तीन बच्चे बैठते हो, तो बीच में जो बच्चा है ना उसके एडजेसेंट दो बच्चे रहेंगे, एक उसके लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में। लेकिन जो कॉर्नर पे बैठा है, लेफ्ट कॉर्नर पे या राइट कॉर्नर पे, किसी भी एक कॉर्नर वाले बच्चे की बात करते हैं, उसका एडजेसेंट एक ही बच्चा होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे एक बेंच पे है, उस बेंच पे अगर कोई भी तीन बॉल रख देते हैं, तो ये जो बीच वाली जो बॉल है उसके दो एडजेसेंट बॉल्स रखते हैं, एक तो उसके लेफ्ट साइड में और एक उसके राइट साइड में, लेफ्ट और राइट में। लेकिन इस बॉल की बात करते हैं, कॉर्नर वाले की, इसके एडजेसेंट में तो सिर्फ एक ही बॉल है, ये वाली, है ना। और ऐसे इसी के एडजेसेंट में एक बीच वाली बॉल है बस। बीच वाली के एडजेसेंट दो बॉल्स हैं, बाकी कॉर्नर वाली के एडजेसेंट एक एक है। समझ में आ रहा है? हाँ, तो एडजेसेंट का मीनिंग अब तो नहीं भूलोगे कभी, है ना। जनरली भी उसका मीनिंग यही होता है, कोई चीज कॉमन होती है, एडजेसेंट मतलब टच होती है, जुड़ा होता है। कुछ भी कह सकते हो, कई तरह से बना सकते हो आप चीज को। क्लियर है इसको आपकी चीजें ये? तो पेज नंबर 91 पे बेटा यही चीजें दे रखी है कि एडजेसेंट एंगल, ये तो फर्स्ट पैरा में तो सारी चीजें बता दी थी मैंने, कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री। उसके बाद एडजेसेंट एंगल्स का टॉपिक आता है। आपको दे रखे हैं यहाँ पे देखो, दो आर्म दे रखी है, जिसमें एग्जांपल में दे रखा है बीडी जो आर्म है, बीडी दोनों एंगल में कॉमन आ रही है। ठीक है, आप बुक में अगर चेक करते हो तो। उसके बाद आपके पास आता है ये लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल। देखो 6.3 एग्जांपल में, फिगर में देखो, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ठीक है, लीनियर पेयर क्या होता है? तो लिखा है इफ द नॉन कॉमन आर्म बी ए एंड बी सी। अच्छा एक चीज और, कि जैसे मैंने अभी एंगल बनाया था बेटा, ये दो एंगल बनाए मैंने, तो इसमें ये तो आर्म हो गई कॉमन, है ना, और ये दो आर्म हो गई नॉन कॉमन। एक तो ये वाली और एक ये वाली नॉन कॉमन, यानी कॉमन ही नहीं है यहाँ। ये किसी के साथ नहीं आ रही है, ये किसी के साथ नहीं, अकेली सेपरेट है। लेकिन ये जो आर्म है इस एंगल में भी आ रही है, ये इस एंगल में भी आ रही है। ये वाली जो रे है वो इसी एंगल में आ रही है, इसके अलावा नहीं, इसलिए नॉन कॉमन बोलेंगे। ये कॉमन आर्म, ये नॉन कॉमन आर्म, ये दोनों। ठीक है, तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स देखो क्या कहता है, इफ द नॉन कॉमन आर्म्स बी ए एंड बी सी। मैं इसमें नाम डाल देता हूँ। ये दो, तीन रे मैंने बना रखी है इस वर्टेक्स पे, इस वर्टेक्स से निकले तीन रे। ठीक है, तो इसमें नाम जो डलेगा मैं वही डाल देता हूँ। ये देखो, ये टिक मैं क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि ना मुझे एक पॉइंट चाहिए था कि नाम डालने की, क्योंकि रे का एंड पॉइंट तो होता नहीं है, तो हम उसको नाम तो एंड पे तो नहीं डाल पाएंगे, तो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया। इसमें डाला हुआ है बेटा यहाँ पे बी, और ये सी, और ये बी। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, इफ नॉन कॉमन आर्म्स बी ए एंड बी सी, बी ए, बी से ए यानी बी ए, बी ए भी बोल सकते हो, ए भी बोल सकते हो, एक ही चीज है दोनों। बस फर्क क्या है, आप बी से ए पे जा रहे हो और ए से यहाँ पे बी पे जा रहे हो। जैसे हमें बावल से दिल्ली जाना है, तो बावल फिर दिल्ली बोलेंगे, है ना। अगर आप दिल्ली बावल बोल रहे हो मतलब कोई चीज दिल्ली से स्टार्ट हो रही है और बावल पे जा रही है। और अगर बावल दिल्ली बोलते हो तो इसका मतलब बावल से स्टार्ट हो रही है और दिल्ली पे जा रही है। तो दोनों का डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, बावल से दिल्ली का नाप लो चाहे दिल्ली से बावल का नाप लो।
बोलने का फर्क पड़ जाएगा। जैसे बी ए जो डिस्टेंस है वो यही है, ये बी जो डिस्टेंस है वो भी यही है, बट थोड़ा स्टार्टिंग पॉइंट का डिफरेंस आ रहा है और एंड पॉइंट का डिफरेंस आता है। ऐसे ही ये जो डिस्टेंस है बी सी, ये दो नॉन कॉमन आर्म है, यानी ये जो एंगल है ना दो, ये दो एडजेसेंट एंगल है और इसकी कॉमन आर्म तो ये है, ये दोनों नॉन कॉमन आर्म है, बी सी एंड बी ए। तो वही कह रहा है, इफ द नॉन कॉमन आर्म्स बी एंड बी सी, ठीक है, form a line, it will look like figure 6.3. In this case, angle ABD and DBC are called linear pair of angles. यानी नॉन कॉमन आर्म जब हमारी क्या बन जाए, स्ट्रेट लाइन बन जाए, क्या बन जाए, स्ट्रेट लाइन। तो ये दोनों एंगल मिलके क्या बनाएंगे, लीनियर पेयर, यानी इन दोनों का सम कितना होगा, 180 एंगल। अब एंगल बेटा देखो सुनो, एंगल को रीड कैसे करते हैं, एंगल के लिए हम क्या तीन लेटर्स का यूज करते हैं, तीन सिंबल का यूज करेंगे। जैसे ए, ये वाला एंगल हमें बोलना है। अब आप ये देखो, ये एंगल भिड़ा कहाँ पे है, ये देखो, ये एंगल इस ए बी आर्म पे भिड़ा है और बी डी आर्म पे भिड़ा है। तो जब भी हम तीन लेटर लेंगे, जैसे इसमें ए आ गया, बी आ गया और डी आ गया, एक ए है, एक बी है और एक डी है, तो हमें इसको लिखने के लिए क्या करना होता है, जिस वर्टेक्स पे एंगल बना है, कौन से वर्टेक्स पे एंगल बना है, बी पे, उसको बीच में रखना है और फिर बाकी ए और डी उसके साथ साथ में आ जाए, यानी एंगल ए बी डी। एंगल मतलब क्या होता है, देखो ये टर्न आ गया, कोई चीज मुड़ रही है, मुड़ रही है, ऐसे जाके सीधी नहीं गई, मुड़ गई, तो ये एंगल का साइन हो गया, है ना। तो और तो ये मुड़ी कहाँ से बेटा, जिस पॉइंट से मुड़ी है वो बीच में आता है, तो यहाँ पे बी पॉइंट से मुड़ी है, ए से बी डी, है ना। तो ये बी बीच में रखना है, इसको आप लिख सकते हो एंगल बी बीच में रखना है, लेकिन इनको चेंज कर सकते हो, डी और ए को, डी आगे आ जाएगा, पीछे आ जाएगा, तब एंगल पढ़ा जाएगा यहाँ से, डी बी ए। इसको पढ़ना है तो ए बी डी, ठीक है बेटा। जी अपना माइक ऑफ कर ले बेटा, जी अपना माइक ऑफ करो बेटा, ठीक है। जी आप अपना माइक ऑफ करो बेटा। एंगल रीड करना आ गया, समझ में आ गया एंगल कैसे लिखा जाता है और रीड कैसे किया जाता है, बताओ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ये जो चीजें छोड़ देते हो फिर बच्चे समझ नहीं पाते हैं। अब जैसे इधर वाला जो एंगल है, अब हम इस वाले को बी नहीं बोल सकते ना, इस वाले को बी बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ना पार्ट्स हुए पड़े हैं। तो अगर हमें इस पार्ट को बोलना है, तो ये पार्ट किन दो आर्म के बीच में आ रहा है, उन दो आर्म को देखना है, बी सी और बी डी। तो या आप सी बी डी लिख सकते हो या डी बी सी लिख सकते हो, डी बी सी या सी बी, तीन लेटर का यूज करना है। बीच में वो पॉइंट होगा जो जहाँ पे वर्टेक्स है, जहाँ पे एंगल बना हुआ है, जिस वर्टेक्स पे, क्लियर है। हाँ, तो अब है क्या, पेयर ऑफ लीनियर एंगल्स, यानी इन दोनों एंगल्स का सम 180 होगा। अगर नॉन कॉमन आर्म क्या होती है, अपोजिट रेंज होती है, अपोजिट रेंज यानी स्ट्रेट लाइन बना दे, तो ये दोनों एंगल जो है इनका सम कितना हो जाएगा, 180। एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी प्लस एंगल बी बी सी या सी बी डी, कुछ भी लिख सकते हो, सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। समझ में आ गया, इन दोनों का सम जो है ना 180 डिग्री हो जाएगा। समझ में आ गया, बोलो पेयर ऑफ लीनियर एंगल्स। यस सर, यस सर, इसको बोलते हैं लीनियर पेयर प्रॉपर्टी, ठीक है। जैसे मैं ऐसे बना देता हूँ और ये ऐसे बना दिया, तीन रे हो गई हमारे पास, ये दो एडजेसेंट एंगल हो गए, ये आर्म कॉमन हो गई ये वाली। अब ये देखो, ये जो नॉन कॉमन आर्म है, एक तो ये वाली आर्म और एक दूसरी ये वाली आर्म, नॉन कॉमन आर्म कैसी दिखाई दे रही है, अपोजिट रेज। तो ये दोनों एंगल मिलके क्या बनाएंगे, लीनियर पेयर। वैसे भी स्ट्रेट लाइन पे क्या होता है, स्ट्रेट लाइन पे कैसा एंगल बनता है, बताओ। जैसे भी एंगल का नाम बताया था, क्या बताया था आपने, 180 डिग्री, क्या बताया था, स्ट्रेट लाइन एंगल लिखा है, देखो आप, देखो स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट लाइन एंगल या स्ट्रेट एंगल, ठीक है ना। हाँ ठीक है, तो ये दोनों का ऐड करेंगे तो सम 180 आ जाएगा, इसको बोलते हैं लीनियर पेयर। आगे चलते हैं चलो।
फिर आता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये आपने पढ़े भी है लास्ट ईयर। यू मे ऑल्सो रिकॉल द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स फॉर्म एंड टू लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर, say at point O there are two pairs of vertically opposite angles। सबसे इजी एंगल होता है ये। मैंने एक लाइन एक रे बना दी, ठीक है, और एक दूसरी इसको क्रॉस करवाएंगे इससे। तो देखो क्रॉस के चार एंगल बन रहे हैं आपके पास, एक ये और एक ये, है ना। और चलो इसी की बात करते हैं। तो इनको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। एक सेकंड बेटा। वीडियो आ रही है बेटा? अब आ रही है? हाँ ठीक है, चलो देखते हैं आगे, देखते हैं, देखो ठीक है। तो इन दोनों को बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये जो है ना एंगल वन नाम डाल देते हैं और ये नाम डाल देते हैं टू। तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं और ये इक्वल होते हैं, एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू। देखो अब अपने दोनों हाथों को क्रॉस करके देखो, चार एंगल बनते हैं, चार एंगल। दो ऊपर की साइड और दो साइड की साइड, दो ऊपर नीचे ऐसे और दो साइड बाई साइड, ठीक है। इनको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब दो एंगल इधर बन रहे हैं, है ना। देखो यहाँ ध्यान रखना, ये मैंने सिंगल टिक लगाया यहाँ पे, सिंगल आर्क है या सिंगल आर्क है, यानी ये इसके इक्वल है। ये मैंने डबल आर्क का यूज किया है, ये डबल आर्क, यहाँ पे डबल आर्क है, यानी इसका मतलब ये दोनों इक्वल है, ठीक है। तो एंगल थ्री ले लेते हैं और ये एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल फोर, ठीक है। ये होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स और जो कि इक्वल होते हैं। समझ में आ गया? बताओ। क्लियर है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखो इतना स्लो स्लो हम पढ़ रहे हैं, इतना धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, एक एक चीज को इतना अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, चाहे तुमने पढ़ रखी है चाहे नहीं, बट रिपीट हो रही है तुम्हारी, और जरूरी है कि तुम्हें ये पता होना बहुत जरूरी है। अब इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस नेक्स्ट पेज पे है, 92 पेज पे, ठीक है बेटा। मैं पेज वाइज इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि क्या है कि अब हम लोग जब क्या करते हैं सीधी एक्सरसाइज पे आ जाते हैं, वो गलत है। हम लोग ये सोचते हैं कि ये समरी जो दे रखी है इतनी काम की नहीं है, पता चल जाएगा जैसे भी है। तो जब ये आप कर लोगे तो आपको खुद से मन करेगा कि हम चैप्टर को स्टार्टिंग से ही देखें। हर पेज का मीनिंग पता होता है तो हम ऐसे ही नहीं पलटेंगे, उसको देख के पलटेंगे। हाँ, इस पे कोई काम की इंफॉर्मेशन की चीजें हैं। अब इंटरसेक्टिंग लाइन है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, दो तरह की। देखो दो केस हो सकते हैं, अगर मैं आपको दो लाइनें दे दूँ, ठीक है, तो आप उससे दो केस बना सकते हो, है ना। दो केस, या तो वो मिलेंगी या फिर वो नहीं मिलेंगी, ठीक है। इंटरसेक्टिंग एंड नॉन इंटरसेक्टिंग। देखो इधर, जैसे मैंने साइड में दो लाइन ले ली, मैंने आपको दिया बेटा आप दो केस बना के दिखाओ क्या करोगे। तो आप क्या करोगे, दो लाइनों को कैसे भी लिख दोगे, दो लाइनों को पहले पैरेलल लगा दोगे। तो आप ये देखोगे जैसे रेल की पटरियां होती है, तो ये आगे चलती चली जाएगी, चलती चली जाएगी, क्योंकि पैरेलल इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो मेंटेन रहेगा, इक्वल डिस्टेंस पे चलती रहेगी, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम रहेगा। तो ये आगे तक चलती जाएंगी, चलती जाएंगी, चलती जाएंगी, तो मिलेंगी नहीं कहीं। तो ये तो होगी नॉन इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्ट मतलब नहीं, इंटरसेक्ट मतलब मिलना, और नॉन मतलब नहीं, तो नहीं, जो नहीं मिलेंगे, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगी आपकी। अब इससे एक केस और बना सकते हो, तो पहला केस हो गया, एक लाइन और दूसरी लाइन आप बनाओगे, लेकिन आपने बना दी ऐसी, लेकिन अगर आप इसको आगे एक्सटेंड करके चेक करते हो तो आप देखोगे कहीं ना आगे जाके मिलेंगे, क्योंकि इनका जो बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस डिस्टेंस है वो कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। धीरे 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 जो है ना ये डिस्टेंस कम हो जाएगा और ये आगे जाके कहीं ना कहीं मिलेंगी, ठीक है बेटा। तो ये कैसे हो जाएंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग
लाइन्स। समझ में आ गया दोनों? फिर आगे आते हैं। चलो, उसके आगे मैंने आप लीनियर पेयर तो बता ही दिया था। हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। देखो ये पेज नंबर 93 पे सबसे ऊपर एक्सियोम दे रखा है 6.1। इफ ए रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ फॉर्म इज 180। इसका मीनिंग समझ लेना बेटा क्या है। देखो कह रहा है इफ ए रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन, तो क्या है, कह रहा है कि अगर कोई रे लाइन के ऊपर स्टैंड हो जाए, ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, लाइन पे स्टैंड करवाना है तो सबसे पहले एक लाइन ही बना लेते हैं। ये मैंने एक लाइन बना ली। अब वो खुद ही कह रहे हैं इफ ए रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन, तो मैं इस लाइन पे एक रे स्टैंड करवा देता हूँ कैसे भी, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। मैंने एक रे स्टैंड करवा दी यहाँ पे, ऐसे करवा दी सपोज। आप कैसे भी करवा सकते हो, ऐसे भी कैसे भी। तो आगे उस क्या कह रहा है, देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स। अब रे स्टैंड करवाने से दो एंगल बन गए, एक इधर और एक इधर। वही चीज है पेयर ऑफ लीनियर एंगल। मैं आप कंफ्यूज ना हो इसलिए बता रहा हूँ एक्सियोम में, ठीक है। कह रहा है द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ फॉर्म। तो ये जो एडजेसेंट एंगल है इनका जो सम होगा 180 होगा, होगा ही होगा क्योंकि ये जो है स्ट्रेट लाइन पे बना हुआ है, और स्ट्रेट लाइन पे एंगल स्ट्रेट एंगल बनता है। तो चाहे भले ही एक चीज के दो टुकड़े हो गए, एक तो ये और एक ये, लेकिन दोनों टुकड़ों को वापस ऐड करेंगे तो कंप्लीट चीज बन जाती है। तो कंप्लीट चीज मतलब 180 डिग्री, 180 डिग्री के दो पार्ट हो गए हैं। तो दोनों पार्ट को जब ऐड करेंगे, जैसे इसका नाम बोल लेते हैं इसका टू, दोनों पार्ट को अगर ऐड करेंगे तो 180 ही आएगा। ठीक है भाई, ये आपका 180 डिग्री आ जाएगा। क्लियर है? एक्सियोम क्लियर है 6.1? ठीक है, अब इसके नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट एक्सियोम है जो इसका कन्वर्स है। इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 देन द नॉन कॉमन आर्म ऑफ द एंगल फॉर्म ए लाइन। देखो कह रहा है अगर कोई दो एडजेसेंट एंगल है उनका सम 180 है। मैंने देखो बेटा दो एंगल बना दिए। इसके बारे में रे ऐसे लिखता हूँ, ठीक है। एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो गया, है ना। अब हमें ये जो एंगल 1 है और एंगल 2 है इन दोनों का सम दे रखा है 180, गिवन है, ऑलरेडी गिवन है, बता रहा है, ठीक है ना। तो ये जब इन दोनों का सम 180 है ना, तो जिस पे ये बनेगा, है ना, लिखा है ना उसमें, इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180, इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180, वन और टू एडजेसेंट है, देन द नॉन कॉमन आर्म्स। अब भाई नॉन कॉमन आर्म कौन सी है, एक तो ये और एक ये। नॉन कॉमन आर्म क्या बनाएगी, वो में लाइन लिखा है, समझ में आ गया। अगर किसी दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 है तो एडजेसेंट एंगल में एक कॉमन आर्म होती है और दो नॉन कॉमन आर्म होती है। तो जो दो नॉन कॉमन आर्म है वो क्या बनाएगी, मिलकर एक लाइन बनाएगी जो कि बन रही है, देखो स्ट्रेट लाइन। समझ में आ गया, ये क्या है आपके पास, एक स्ट्रेट लाइन। क्लियर है? बोलो। यस सर। हाँ, तो ये एक्सियोम था आपको। फिर उसका थ्योरम क्या है नेक्स्ट, ये अभी अभी बता चुका हूँ ऑलरेडी, बस ये थ्योरम का नाम डाल के दिया हुआ आपको। इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, अभी अभी बताया था, अगर कोई दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल ही बनते हैं उस पर, ठीक है। हाँ, और वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, मैंने अभी अभी बता भी दिया आपको, तो इसको आप रीड कर लेना अच्छे से बेटा, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपका क्या था बेटा, मैंने आपको इसकी जो है चैप्टर की एक्सप्लेनेशन बताई थी, इसमें क्या क्या रखा है, थ्योरेटिकल पार्ट रीड करवाया आपसे। तो आगे जो है इसमें अब एग्जांपल्स वगैरह होते हैं, ये भी आपको करने हैं और एक्सरसाइज भी करनी है, ठीक है। क्योंकि एग्जांपल सॉल्व है तो आप इजीली उसको समझ के कर सकते हो, ठीक है ना। और अगर किसी एग्जांपल में कोई स्टेप समझ में नहीं आता है, पूरा एग्जांपल नहीं समझ में आता है, स्टेटमेंट नहीं समझ में आती है, तो आप उसको भी पूछ सकते हो, ठीक है ना। तो अभी जो हमने जितनी इंफॉर्मेशन ली आगे से चैप्टर में अभी तक, जितना भी रीडिंग करी है बेटा, उस पर बेस्ड क्वेश्चन रखे हैं
और उससे बेस्ड ही क्वेश्चन होंगे, उससे बाहर नहीं होंगे, क्योंकि उसने दिया ही वो सारी चीजें। तो अब चलो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 6.1। एग्जाम्पल भी जरूर करने हैं हमें, ये ध्यान रखना, एग्जाम्पल छोड़ने नहीं है। तो मैं आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूँ क्योंकि अनसोल्ड है। तो आप फर्स्ट क्वेश्चन देखिए 6.1 का, रीड करें जरा एक बार। ये बेटा रीड। हाँ, क्या लिखा है? फिगर आपको ऑलरेडी दी हुई है। लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। देखो भले ही फिगर दी हुई है कंप्लीट, लेकिन हमें क्या रीडिंग करके अपनी फिगर खुद ड्रॉ करनी है, क्योंकि फिगर है वो तो हम वैसे भी देख लेंगे अगर नहीं बन पाती है तो इसने फिगर ड्रॉ करने का मेथड क्या, आप एक लाइन पढ़ो और उस लाइन को इम्प्लीमेंट करो अपने पेपर पे। लिखा है लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ, तो दो लाइन है ए बी एंड सी डी, अब वो इंटरसेक्ट कर रही है एट ओ पे, यानी मिल रही है। एक लाइन आपके पास है ए बी, जो कि ऐसे बना रखी है डायग्राम में, सॉरी मैं यहाँ बना देता हूँ आपके लिए डायग्राम। ये ए बी बना रखी है और एक लाइन बना रखी है सी डी, ये हो गया ए बी और ये आपका सी डी, जो कि इंटरसेक्ट कर रही है ओ पे, बस ठीक है। उसके बाद फिर क्या कह रहे हैं, इफ एंगल एओसी प्लस बीओई, इफ एंगल एओसी प्लस बीओई 70 डिग्री है। अभी हमारे पास ई पॉइंट है नहीं, ठीक है, एंड बीओडी 40 डिग्री, बीओडी 40 डिग्री। फाइंड एंगल बीओई एंड रिफ्लेक्स ऑफ सीओई, ठीक है। बीओई, अब इसमें हम पता नहीं लगा पाएंगे क्योंकि क्वेश्चन में उसने पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दी, बाकी रहेगी ना। तो यहाँ से हमें फिर इतना डायग्राम बनाने के बाद हमें उसका फिगर देखना पड़ेगा, इसीलिए फिगर उसने दे भी दी है। तो यहाँ पे आपको एक रे और दे रखी है, वर्टेक्स ओ से ओ। अगर वो पूरी इंफॉर्मेशन दे देता तो हम अपने डायग्राम खुद से ही बना सकते थे। तो ये चीज क्लियर है, यहाँ पे डायग्राम समझ में आ गया। फिर आपको दे रखा है बीओडी 40। फाइंड द बीओई, हमें क्या निकालना है, एंगल बीओई फाइंड करना है, और रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सीओई, दो एंगल फाइंड करने हैं, ठीक है बेटा। तो देखो इसको पहले बीओई देखते हैं कहाँ हमारा, बीओई यानी ये एंगल निकालना है हमें। जो निकालना है मैं उसी पे एंगल का साइन दिखाऊंगा बेटा, ठीक है। और एक निकाला रिफ्लेक्स ऑफ सीओई, रिफ्लेक्स मैंने बता दिया था क्या होता है, सुनो, ग्रेटर देन कितना होता है, 180 डिग्री बताए, रिफ्लेक्स होता है। हाँ, ग्रेटर देन 180 डिग्री। देखो आप ये चीजें समझा करो बेटा, जो सारी चीजें दे रखी हैं। और लेस देन क्या होता है, वो 360 डिग्री, 180 डिग्री से बड़ा और लेस देन 360 डिग्री। अब यहाँ से आपको क्या निकालना है, बीओई, ये एंगल निकालना है। और निकालने के लिए आपको देखो ये कुछ ना कुछ गिवन दे रखा है उसने, गिवन में दोनों दो चीजें दे रखी है आपको, दो एंगल का सम दे रखा है और एक बीओडी दे रखा है 40 डिग्री। तो जो दे रखा है उसको इस पे लिख लेते हैं पहले, तो सबसे इम्पोर्टेंट, ये 40 डिग्री दे रखा है, बीओ, है ना, बीओ डी। और फिर सम बता रहा है एओसी का, एओसी ये वाला एंगल प्लस बीओई प्लस बीओ, ठीक है, यानी इन दोनों का सम, बीओई, सॉरी बीओडी बेटा, इसमें हाँ बीओडी हमें दे रखा है 40, बीओडी 40 हो गया। और एओसी और बीओई का सम दे रखा है 180 डिग्री, तो एओसी और बीओई इन दोनों का सम आपको, सॉरी 70 डिग्री दे रखा है ना। और आपको फाइंड कौन सा करना है, बीओई ही फाइंड करना है, एक्चुअल में बीओई है कितना, ठीक है। अब यहाँ से आप एक चीज देख सकते हो कि ये जो है कंप्लीट ए बी एक स्ट्रेट लाइन है ना। ए बी अगर एक स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ से ये तीनों है जो एंगल है, इनका सम कितना होगा, 180, क्योंकि ये कंप्लीट क्या बन रहा है,
एक स्ट्रेट लाइन पे बन रहा है 180 डिग्री एंगल, है ना। और उससे पहले भी अगर चाहो तो आप एक चीज और कर सकते हो, ये 40 है ना, जिसे मैं आपको ए बी अलग से लाइन दिखा देता हूँ और ये सी डी अलग से दिखा देता हूँ, और ये 40 डिग्री है। तो दो लाइन जब इंटरसेक्ट कर रही है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल बनता है। तो ये वाला एंगल कितना बन गया 40, तो ये 40 है, तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये कितना आ जाएगा 40 डिग्री, वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना। तो हम लिख लेते हैं कि बी ओ डी और ए ओ सी, एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी। क्या लिख देंगे, रीजन जरूर लिखना है क्यों इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है बेटा, अब जिसकी वैल्यू पता है वो वैल्यू पुट कर दो। एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी कितना आपके पास 40 डिग्री। ये आपके पास एंगल ये वाला आ गया ए ओ सी, ए ओ सी। अब आप ये देख इसका यूज करो स्ट्रेट एंगल का, ए बी पे जो स्ट्रेट एंगल है, तीन टुकड़े दिखाई दे रहे हैं, ए ओ सी, सी ओ ई और ई ओ बी या बी ओ, तीनों का सम कितना होगा 180। स्ट्रेट लाइन पे एंगल बन रहे हैं, तीन टुकड़े हैं, तीनों को जोड़ेंगे तो सम 180 रहेगा। तो मैं लिखता हूँ एंगल ए ओ ई प्लस एंगल सी ओ ई, है ना, सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ। ठीक है, ये आपके पास कितना है 180 डिग्री। ठीक है बेटा, कितना आ रहा है आपके पास ये